नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमने पिछले अंक में आपसे वादा किया था कि हम और मिलवाएंगे आपको नए फरिश्तों के साथ में। हमारा कार्यक्रम विशेष है जिसमें हम फरिश्तों से मिलवाते हैं जो निस्वार्थ मन से लोगों की मदद करते हैं। वैसे तो दर्शकों, फरिश्तों की जब हम बात करते हैं यानी कि एंजल्स वो होते हैं, फरिश्ते वो होते हैं जो आप और हमारी तरह ही होते हैं। वो कोई अलग से जन्म नहीं लेते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। निस्वार्थ मन से समाज को अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं फरिश्ते। और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम ऐसे लोगों से आपसे रूबरू करवाएं ताकि आप भी जान सकें कि ऐसी मानसिकता रखकर, ऐसी नई सोच को रखकर हम भी अपने समाज को योगदान दे सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपसे मिलवाऊंगी एक खास शख्स से, लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा एनजीओ है जो है कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करता आया है कोविड यानी कि महामारी के समय में, और आज भी लगातार कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं सागर जैन से। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और इसी के साथ में, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि आपका कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क के नाम से एनजीओ है, तो सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को और हमको ये बताइए कि ये किस तरीके का एनजीओ है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे युवाओं का एनजीओ है। इसमें 16 साल से लेके 32 साल तक की उम्र के लोग मौजूद हैं। और हमने हमारे एनजीओ को बेसिकली 3 टीम में डिवाइड कर रखा है, जिसमें रिसर्च टीम, वेरिफिकेशन टीम और ऑन ग्राउंड टीम मौजूद हैं। और इसमें मुख्य भूमिका हमारी रिसर्च टीम निभाती है। रिसर्च टीम इसलिए इसमें मुख्य है क्योंकि हम लोग नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनरली ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या फिर आप व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू पुरानी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसकी सत्यता आप नहीं बता सकते कि वो कितनी सही है। तो हमारी रिसर्च टीम नई इन्फॉर्मेशन निकाल के देती है कि आपको ये इंजेक्शन किस प्रक्रिया के माध्यम से मिलेंगे, ये दवाई आप इस दवाई पे किस प्रकार से रोक लगी है और आप उसको किस तरीके से सही वे में ले सकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग से कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च टीम बताती है। हमारी दूसरी टीम है एक वेरिफिकेशन टीम, जो कि पुरानी इन्फॉर्मेशन को रीवेरीफाई करती है और बताती है कि जो मार्केट में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उस पर आप विश्वास करके वहाँ पर आप जा सकते हैं इंजेक्शन लेने, दवाई लेने या एडमिशन लेने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी वेरिफिकेशन टीम लोगों को गलत जानकारी से बचाने का काम करती है। हमारी थर्ड टीम है ऑन ग्राउंड टीम, जो कि सबसे ज़्यादा भूमिका उसकी भी है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को तकलीफ़ होती है तो हम उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम नहीं करते हैं। हमारी ऑन ग्राउंड टीम उस लोकेशन पे विदिन 15 मिनट वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ पे अगर किसी को एडमिशन में दिक्कत जाती है तो एडमिशन दिलवाते हैं हम लोग। अगर किसी को इंजेक्शंस नहीं मिल पाते हैं तो हम उनको इंजेक्शंस दिलवाने के लिए ले जाते हैं दुकानदार के पास में। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग उनको इंजेक्शंस मुफ्त में भी दिलवाते हैं अगर कोई परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है तो ये बेसिकली हमारी 3 टीम है जो कि एक कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों की मदद पहुँचा रही हैं। और मुझे लगता है कि जो आपने बताया कि 3 कोर जगह पे आप जो काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सके। अच्छा सागर, मुझे ये भी पता चला है कि ये जो होता है, जब कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो एक व्यक्ति जड़ होता है, रूट होता है उसके काम की शुरुआत करने के लिए। तो हमको ये भी पता चला कि आपने इस काम की शुरुआत करी थी, तो क्या ऐसा कहानी रही इसके पीछे, या क्या ऐसा मोटिवेशन रहा कि आपको लगा कि मैं चल के लोगों की हेल्प करूँ इस समय? बेसिकली हम लोग कोई एक्सपीरियंस्ड समाज सेवक नहीं है। हमारे एक खासियत ये है कि हम सब जॉब करने वाले या फिर कोई गृहिणी है हमारे में से या कुछ स्टूडेंट हैं। तो मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मेरे पिताजी अप्रैल 2021 में कोविड पॉजिटिव हुए थे और वो वक्त इतना बेकार था मेरे परिवार के लिए, मेरी फैमिली भी, मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव हुआ था उस वक्त में। तो मुझे बेड नहीं मिल रहे थे, मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते मैंने कई अस्पताल के चक्कर लगाए लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। इसके साथ साथ मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी बहुत भाग दौड़ करी लेकिन मुझे वो भी नहीं मिला। कई जगह से मैंने ब्लैक में भी लिए वो इंजेक्शन, लेकिन कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरी मदद करी उस बुरे दौर में। तो उन अच्छे लोगों के कारण मुझे ये बात का एहसास हुआ कि अगर वो मदद नहीं करते तो मेरे लिए मेरे पिताजी को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो मुझे एहसास हुआ कि जब मैं अपने पिताजी को घर पे वापस लेके आया कि मेरे पापा को जब मैं घर पे लेके आ पाया तो उसके कारण है कि मुझे कुछ कंधे मिले जिनको मैं जानता भी नहीं था। तो क्यों ना मैं इस तरीके से और लोगों का सहारा बनूं, जिस तरीके से मैं परेशान हुआ उस तरीके से किसी और को परेशान ना होना पड़े। क्योंकि एक बात होती है मैडम कि आप सरकार के ऊपर ब्लेम करके सिर्फ वक्त बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि एक अनरीजनेबल टाइम सरकार के लिए भी अनरीजनेबल ही होता है वो। तो उसमें हम जैसे आम लोगों को आगे आना ही होता है। तो ये हम लोगों ने सिस्टम में घुसकर ही समझ पाए कि सिस्टम बहुत जिम्मेदारी का काम है और उसमें जब अनरीजनेबल टाइम आएगा तो हमें अनरीजनेबली हेल्प भी करना पड़ेगी।
बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपके इस पूरे सफ़र में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आपकी मदद करी, उन्हीं को शायद हम फरिश्ते कहते बिल्कुल। हैं। जी, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके इस एनजीओ में कितने टीम मेंबर्स हैं? टीम मेंबर्स के अलावा और कितने मेंबर्स हैं जो पूरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं? बेसिकली हमारी कोर कमेटी में 20 लोग शामिल हैं और 20 लोगों में हमने उसको इसी तरीके से डिवाइड कर रखा है, रिसर्च, वेरिफिकेशन, ऑन ग्राउंड। इसके साथ साथ हमारे 2 सहयोगी ग्रुप और हैं, एक मीडिया ग्रुप है और एक हमारा ब्लड ग्रुप है जो ब्लड डोनेशन का काम देखता है। तो टोटल हमारे कोर मेंबर 20 हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ ओपन वॉलंटियर हैं जो डिफरेंट सिटी में काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ भोपाल या मध्य प्रदेश में काम नहीं किया है, हमने पैन इंडिया काम किया है। तो हमारे अदर स्टेट में, अदर सिटी में भी वॉलंटियर्स हैं। तो टोटल अगर हम ओवरऑल टीम की बात की जाए तो हमारी 50 से ज़्यादा की कोर कमेटी बनती है जो अदर सिटी में भी अवेलेबल है, और 1500 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स अभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो हमसे डेली बेसिस पे बेनिफिट लेते हैं, हमारे साथ अवेयरनेस को यूज़ करते हैं वो। अच्छा सागर जी, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 20 आपकी टीम में हैं और इसके अलावा पैन इंडिया आप काम कर रहे हैं, कई सारे और भी आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं मेंबर्स। तो किस तरीके से आप आपस में जुड़े? पहले से आप लोग एक दूसरे को जानते थे या आप ऑटोमेटिकली, कभी ऐसा होता है अचानक से ही हम मिल गए और हमने डिसाइड कर लिया, तो इसके पीछे क्या कहानी रही? मैडम, वो कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो कायनात आपको उससे जोड़ना शुरू कर देती है। तो मेरी इस कमेटी में कुछ खूबसूरत लोगों से मेरा मिलना हुआ जिनको मैं पहले से नहीं जानता था, और वो खूबसूरत उनके चरित्र से हैं। वो आप अगर उनसे मिलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इतना डेडिकेशन के साथ में अपने पर्सनल काम को छोड़ देना, अपनी जॉब को छोड़ देना, अपने बिजनेस को छोड़ देना और फिर किसी दूसरे व्यक्ति की चिंता में पूरा दिन लगा देना। तो ऐसे कुछ लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े। पहले कभी मेरे को फ़ोन किया किसी ने कि मुझे ब्लड की आवश्यकता है किसी और के लिए, किसी ने मुझे वेंटिलेटर के लिए पूछा कि मुझे वेंटिलेटर की आवश्यकता है। फिर बाद में पता चला कि ये तो किसी और के लिए ही मदद ले रहे थे। फिर हमने मिलके डिसाइड किया कि हम डेली बेसिस पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था तो हम लोग डिजिटल मीटिंग करते थे। तो इस तरीके से एक दूसरे की स्ट्रेंथ हम लोगों ने देखी, हम कॉमन थॉट के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हमारे प्योर इंटेंशन है जो कि मैच होते हैं, तो हम लोग एक कोर कमेटी के तौर पे सामने आए। बिल्कुल, आपका एनजीओ, जैसे कि आपने बताया कि एक कोविड की जब एक लहर आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी इंजेक्शंस की, बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, तब आपने लगातार लोगों की मदद की। तो आप कैसे अपने आप को अलग पाते हैं दूसरे एनजीओ से, या हम बोल सकते हैं दूसरे ऐसे कार्यकर्ता जो कि समाज में लोगों ने काम बढ़ चढ़ के किया, लेकिन आपका एनजीओ किस तरीके से अलग है? हमारा बेसिकली एनजीओ का मकसद ये था कि हमें मेडिकल इमरजेंसी की फैसिलिटीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि और अदर क्षेत्र में हम देखा जाए तो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसा क्षेत्र रह गया था जहाँ पर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मैं खुद मेरी फैमिली को देख रहा था, वहाँ सफ़र कर रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक रिसर्च, वेरिफिकेशन और ऑन ग्राउंड टीम को हम डिवाइड करके और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ। आप देखें किस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारी रिसर्च टीम काम क्या करती है। पहले अधिकारियों को कॉल करती है ड्रग डिपार्टमेंट के, उनसे पूछती है कि ये लाइपोसोमल इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस का है मिल नहीं रहा है, ये कैसे मिलेगा। तो अधिकारी बताते हैं कि इसका एक ये पर्टिकुलर प्रोसीजर है, आपको इसके थ्रू गुजरना होगा। फिर हमारी रिसर्च टीम क्या करती है, हॉस्पिटल में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि सर ये लाइपोसोमल इंजेक्शन किस तरीके से मिलेगा। फिर वही रिसर्च टीम मेडिकल स्टोर और फार्मा डीलर से बात करती है। इस तरीके से रिसर्च टीम एक कॉमन इन्फॉर्मेशन तैयार करती है कि इन तीनों से कॉमन इन्फॉर्मेशन क्या निकलती है, उसको अवेलेबल डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करती है। फिर वही इन्फॉर्मेशन जो होती है ग्राउंड टीम को दी जाती है, वो ग्राउंड टीम उस जगह पे जाके चेक करती है कि ये प्रोसीजर जो बताया गया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तब जाकर हम ये इन्फॉर्मेशन अटेंडर को देते हैं। इस तरीके से हम लोगों को गलत जानकारी से सरासर बचाकर ले आते हैं। अच्छा सागर, मुझे ये बताइए कि आपने जितना अच्छे से ये बताया कि आपकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, लेकिन जब हम वो दौर देखते थे, जब सबके मन में डर था, मिलने जुलने से डर था, बाहर निकलने से डर था, लेकिन आपने बेखौफ होकर लोगों की मदद के लिए आप बाहर निकले, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर हम इसके चपेट में आ जाते हैं, या घर वालों को ऐसी चिंता नहीं हुई? क्या चुनौतियाँ रही इसके सामने? मैडम, बिल्कुल चुनौती रही है, क्योंकि हर एक परिवार के सदस्य चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, तभी वो दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो हमने कोशिश करी कि हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें, लेकिन मन में चिंता हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि जब भी हम घर पे जाते थे तो हमें एक सेपरेट रूम में रहना होता था। हमें इस बात का ध्यान रखना होता था कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बाकी फैमिली मेम्बर हमसे अफेक्ट ना हो, क्योंकि जनरली जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे वो लोग ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव थे और वो कोविड से रिकवर हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सेफ्टी पॉइंट था कि हम अभी कुछ टाइम के लिए एंटीबॉडीज़ अपने बॉडी में कैरी कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ में अपने कुछ प्रिकॉशंस रखना होते थे। तो इसके लिए हम अपने घर वालों से कुछ दिन के लिए दूरी बना के रखते थे। और दूसरी बात ये थी कि एक अंदर जज्बा था कि हमें मदद करना है, क्योंकि उस दौर से हम खुद गुजरे हैं।
तो एक चाहत थी कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि लगातार आप लोगों की मदद करते रहें और यहाँ पर दिव्या चैटर्जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस एनजीओ का पार्ट बन के लोगों की मदद। लेकिन उससे पहले मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ जो इस ग्रुप के मेंबर से उनको फ़ायदा मिला है। आइए हम सुनते हैं कि किस तरीके से उनको फ़ायदा हुआ। जी नमस्कार, मेरा नाम कृतिका है और मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क ने किस तरह से मेरी मदद करी है इस कोरोना काल में। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो कि चोइथरा में हॉस्पिटल में मई में एडमिट थे 21 दिन तक, और उन्हें ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम हुआ था। और उस समय जो एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट थी हमें, जो कि बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, बहुत कहीं मिल नहीं रहे थे। उस समय हमारा सागर जी निहाल जी से संपर्क हुआ। उन लोगों ने हम लोग की बहुत मदद करी है, बहुत अच्छा गाइड किया है। जो भी हम लोग की क्वेश्चन थे और जो भी रिक्वायरमेंट थी, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है कि इंजेक्शन कहाँ मिल रहे हैं, कब अवेलेबल होंगे, और डेली हमें अपडेट मिलती थी। तो अब हमारे साथ जुड़ गई हैं दिव्या चैटर्जी। आइए उनसे हम चर्चा करते हैं, जानते हैं कि और क्या उन्होंने किया इस एनजीओ के माध्यम से। यहाँ पे दिव्या जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग मदद करते थे लोगों की, तो कई बार ऐसा होता होगा कि पूरा दिन आप लोग अपना जो समय है वो ग्राउंड लेवल पे देते थे, तो किस तरीके से देते थे और क्या कैसे मदद करते थे आप लोगों की? जी मैम, हमारा ग्रुप जो है ऑन ग्राउंड जाके भी लोगों की मदद करने पे विश्वास रखता है, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देना सामने वाले की मदद करना नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि कोई भी समस्या हमारे ग्रुप के पास जब आती है तो उसका समाधान भी उस व्यक्ति तक पहुंचे। तो इसी काम को करते करते हमने एक इंजेक्शन महादान अभियान की शुरुआत करी। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस कोई एक नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये सालों साल में कई चंद पेशेंट सामने आते हैं। तो इसीलिए इसकी तैयारी लोग पहले से नहीं कर सकते। इसके इंजेक्शंस मार्केट में उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं हैं। इसके इंजेक्शंस बहुत ही कॉस्टली हैं, जो कि एक मिडिल क्लास का फैमिली बैकग्राउंड से रखने वाला इंसान खुद अपने दम पे नहीं खरीद सकता, या उसका ट्रीटमेंट खुद अपने दम पे अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज़ से बात करके और बाकी जो अप्रोच करके लीडर्स से बात करके ये इंजेक्शन वहाँ सप्लाई कराने की कोशिश करी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एम्स हॉस्पिटल भोपाल में, तो वहाँ पे भी इस इंजेक्शन की कई टाइम तक शॉर्टेज चल रही थी और ये सप्लाई रेगुलर नहीं हो पा रही थी। तो हमने सारी अथॉरिटीज़ से मिलके, पॉलिटिकल लीडर्स से मिलके इस सप्लाई को रेगुलर कराने की कोशिश की। एंड उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी जाती थी कि ट्रीटमेंट में गैप आ जाता था, ये ट्रीटमेंट लगातार इंजेक्शंस नहीं सप्लाई हो पाते थे। तब हमने इंजेक्शन महादान अभियान की शुरुआत करी और हमने जनरल पब्लिक से अपील करी कि वो आएँ और इन पेशेंट्स की मदद करें जो सिर्फ एक इंजेक्शन जैसी चीज़ ना मिल पाने के कारण अपनी आँख खो देते हैं, अपने अपर जॉ की सर्जरी उन्हें करानी पड़ती है। तो ये बहुत ही एक भयानक स्थिति है। तो उस चीज़ के लिए हमने इंजेक्शन महादान अभियान की शुरुआत करी और इससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी सारी पब्लिक हमारे साथ जुड़ी और हमने इसी के साथ जन आंदोलन मुहिम भी शुरुआत करी। मैं आपको जन आंदोलन के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम एक प्रोसीजर के थ्रू किसी की हेल्प करना चाहते थे, गवर्नमेंट प्रोसीजर, बट उस प्रोसीजर में टाइम लगता है, अथॉरिटीज़ से बात करने में, पेपर वर्क करने में टाइम लगता है। तो हमने जनरल पब्लिक से अपील करी कि वो एक शॉर्ट वीडियो बनाए और गवर्नमेंट से अपील करे कि एम्स में या फिर कोई भी और हॉस्पिटल में जहाँ इंजेक्शन्स की सप्लाई नहीं आ रही है, उसको हमें कैसे रेगुलराइज कराना है। और इसमें हमें करीब 1000 से 1500 वीडियोज़ मिले हैं लोगों के, और उन्होंने गवर्नमेंट से अपील किया है और इसके चलते आज एम्स में काफ़ी हद तक अरेंजमेंट सुचारू रूप से हो चुके हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि इंजेक्शन अभियान जो आपने चलाया था, महादान अभियान, जिसमें आप लोगों ने लोगों को इंजेक्शन प्रोवाइड करवाए थे, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते थे? इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होता था? जी मैम, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज़ ये एक डोनेशन का वर्क है, एक चैरिटी वर्क है। और वो फैमिलीज़ जो एक दिन में 30,000 40,000 का खर्चा खुद नहीं उठा सकती, कोई किसान है, कोई टेम्पो ड्राइवर है, वो अपना घर बार छोड़ के सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है। तो हमने उन परिवारों को टारगेट किया जिनको सच में, जो बाहर से इंजेक्शन्स खरीदने में बिल्कुल असमर्थ हैं, और हमने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन्स और दवाइयाँ उपलब्ध कराई। लेकिन आप टारगेट कैसे करते थे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि किसको ज़रूरत है, तो आप अप्रोच कैसे करते थे? आपकी अप्रोचिंग प्रोसीजर क्या थी? और कई बार ऐसा होता है कि जब आप अप्रोच करते थे तो कैसे वेरीफाई करते थे उस चीज़ को?
जी, तो मैम जैसे हमारा ग्रुप डिवाइडेड है रिसर्च, वेरिफिकेशन और ऑन ग्राउंड टीम में, तो ये टीम्स का ही एक मेजर रोल है। जो वेरिफिकेशन टीम है पेशेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, और अपने हमारे पास एक डॉक्टर्स टीम भी है। उन डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक्टर्स से बात करके पता करते हैं कि इस पेशेंट को कितने इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, और हम पेशेंट का बैकग्राउंड चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कई लोग टेम्पो ड्राइवर हैं, कोई किसान है, उनकी फैमिली इनकम इतनी नहीं है कि वो खुद के दम पे अफोर्ड कर पाएँ इस ट्रीटमेंट को। तो जब हम उनका पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, जब हम उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लेते हैं, तब हम उनके लिए अपील करते हैं जनरल पब्लिक से, और फिर हम उनको डोनेशन करवाते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बात करी कि जब आप लोगों को इंजेक्शन प्रोवाइड करते थे, हमने ये भी सुना है कि आपका एनजीओ लोगों को जो भूखे रहते थे, जो लंबी कतारों में लगे रहते थे, उनको भी आप लोग फूड सप्लाई करते थे, भोजन दिया करते थे। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ? जी मैम, ये बात तब की है जब जीएमसी में इंजेक्शन्स को लेने के लिए सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक वहाँ पे अटेंडेंट्स भीड़ लगा के खड़े रहते थे। और इसमें इतनी दर्दनाक बात है कि अगर मेरे परिवार में कोई पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में है, और उसको छोड़ के मुझे हॉस्पिटल को छोड़ के एक ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मुझे एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा है या दवाई नहीं मिल रही, तो उन अटेंडेंट्स के बारे में कोई नहीं सोचता था। इसीलिए हमारे ग्रुप ने उनके बारे में सोचा। हम ऑन ग्राउंड जाते थे, और वो जो सुबह से लेकर शाम तक खड़े हैं, उनके प्रोसीजर्स जो करवाने हैं, उनके फॉर्मेलिटीज़ जो कराने हैं, पेपर वर्क जो कराने हैं, उसमें उनकी मदद करते थे। उनको खाना प्रोवाइड कराना, उनको पानी प्रोवाइड कराना, और उनका मनोबल बढ़ाना, क्योंकि इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले को विश्वास दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो यही कार्य हमारे ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स किया करते थे। बिल्कुल, यहाँ पे हमने दिव्या जी से बात करी, और अब हम आपको मिलवाएंगे भारती जैन से। लेकिन उससे पहले एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि मदद की है इस एनजीओ के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहुल चौहान। मेरे पापा अशोक चौहान जिनकी एज 61 साल है, 20 मई से CHR हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट थे, जहाँ पे उनका म्यूकर का इलाज चल रहा था। पर समस्या वही थी कि एम्पुटेशन में इंजेक्शन कहीं पर मिल नहीं पा रहे थे। बस इस कारण बहुत सारी समस्याएं थी, इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर उस टाइम में कोविड हेल्प डेस्क मेरे संपर्क में आया, स्पेशल निहाल जी, जिन्होंने मुझे पूरी बातें बताई कि म्यूकर होता क्या है, इसका इलाज कैसे होता है, इंजेक्शन कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और आपके हॉस्पिटल में इंजेक्शन आने के बाद आपके पेशेंट को कितने इंजेक्शन मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, और आगे चल के मैं मेरे पापा का पूरी तरह से इलाज करा पाया। Hello everyone, I am Dr. Anshul Dudani from Hamidia Hospital, Bhopal. COVID pandemic was a war-like situation. Everyone was suffering in some way or other. COVID Help Desk group has really done a commendable job, and from arranging the medicines, helping the patients in getting the beds, patient counseling. A huge number of patients have benefited from them. There were many fears related to COVID illness. By acting as a bridge between medical staff, doctors and patients, they have allayed those fears. I would like to thank each and every person also associated with COVID Help Desk group. Their work should be an inspiration for other youngsters to come forward and help their fellow countrymen in such difficult times. तो दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे भारती जैन से। भारती जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, घर परिवार भी है आपका, और ये सारा काम एक सामाजिक कार्य हो जाता है, तो आपने दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया? क्योंकि हम जानते हैं वो समय जो था लॉकडाउन का पीरियड था, जिसमें घर में बच्चे भी थे, आपके सब कुछ काम जो है घर से चल रहा था, तो आपने कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस किया? एक्चुअली क्या है, जैसे आपको मालूम है, समाज सेवा दिल से होती है और परिवार के सपोर्ट से होती है। जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं खड़ा है, आप समाज सेवा या किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे नहीं आ सकते। एक महिला के लिए स्पेशली, पुरुष तो निकल जाता है घर से बाहर, लेकिन एक महिला का जब तक उसकी फैमिली, उसके बच्चे, हस्बैंड या उसके इन लॉज सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं आ सकते। तो इस समय में मेरे फैमिली ने जब देखा, कहीं ना कहीं उन्होंने, हमारे रिश्तेदार या हमारे घर में भी सबने फेस करा, मेरे घर में भी कोविड सबने फेस करा, तो लगा कि हाँ, हमें भी आगे आना चाहिए इस हेल्प में, इस मुहिम में। तो मैं जब शुरू हुई, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, सभी इस मुहिम में आ गया। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट करा, और पूरी फैमिली आज हम मिलके इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है हेल्प में, कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क में। जी, बहुत अच्छी बात है। और भारती जी, ये बताइए कि अगर कोई ज़रूरतमंद आपके ग्रुप से जुड़ना चाहता हो, आपकी मुहिम से जुड़ना चाहता हो, उसे कोई ज़रूरत होती है, या फिर वॉलंटरीली भी जुड़ना चाहता है, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, कैसे जुड़ सकता है? जी बिल्कुल, अगर कोई भी है पर्सन जो हमसे जुड़ना चाहता है या हमारे साथ, और हमारी जो जिस तरह से अभी सागर जी या दिव्या जी ने बताया कि हम लोग 3 स्टेप में काम करते हैं,
वो उनको लगता है कि ये पॉलिसीज़ हम इस तरह से जो काम कर रहे हैं वो अगर सही है और उसी अडॉप्ट करके वो काम करना चाह रहे हैं 3 फेसेस को, तो बिल्कुल वो सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के थ्रू, हमारे माध्यम कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क के थ्रू ये जुड़ सकते हैं इस मुहिम में हमारे साथ। बिल्कुल, इसी के साथ में तमाम दर्शक हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे प्रदेश को, वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहूँगी, ऊपर वाला ना करे थर्ड वेव आए। अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए आज हमारे साथ हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हुई, डीलर्स एंड मेडिकल फार्मासिस्ट हुए, पैथ लैब हेड्स हुए, वो आज हमारे काम को, वर्किंग स्टाइल को देख के हमारे साथ बिल्कुल पूरे तरह से टाई अप है। उन्होंने कहा कि थर्ड वेव पे हम आपके साथ पूरे तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे 2 महीने और 3 महीने उन्होंने काम देखा कि हम लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हमारे पर्सनल हित के लिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म के आके इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो जो इस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म और वर्किंग स्टाइल से वाकई इम्प्रेस्ड हैं, तो हम उन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बैनर के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म पे हम आके काम करें, सब मिलके काम करें और लोगों के जनहित में सेवा करें। बिल्कुल, यहाँ पे यानी कि हम बोल सकते हैं कि थर्ड वेव की आपकी पूरी तैयारी है, आप ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर चुके हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, इसी के साथ में दर्शकों हम आपको मिलवाएंगे निहाल जावंदिया से, लेकिन उससे पहले एक और सक्सेस स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम राशिका श्रीवास्तव है। मेरे हस्बैंड, जिनका नाम समद सलाल पुरिया है, उनको म्यूकोमाइकोसिस डायग्नोस हुआ था इन द मंथ ऑफ मई। सिंस देन आई एम इन कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क टीम। म्यूकोमाइकोसिस जो एक बहुत रेयर डिसीज़ मानी जाती थी, वो कोविड वेव 2 के बाद काफ़ी स्प्रेड हुआ और उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले मेडिसिन्स और इंजेक्शंस मार्केट में शॉर्ट होने लगे थे। एक टाइम ऐसा था कि इंजेक्शंस मार्केट से कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए थे और गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गए थे। गवर्नमेंट कंट्रोल में आने के बाद उसे इंजेक्शंस को लेने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। वो प्रोसेस बार बार चेंज होने की वजह से हम जैसे लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या प्रोसेस फॉलो करके हमें इंजेक्शंस लेना है। तो कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क की रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च की और इसकी सारी जानकारी इकट्ठी करके हमें एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट शेयर किया, और जो भी चेंजेस होते थे प्रोसेस में वो उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करते थे, जिससे हमें रेगुलरली अपडेटेड रहते थे हम लोग कि ये प्रोसेस फॉलो करके हमें इंजेक्शंस लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो असमर्थ थे अप्रूवल्स लेने के लिए और इंजेक्शंस परचेज़ करने के लिए। तो कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क टीम ने पर्सनली इन्वॉल्व होकर फंड्स रेज करके उन लोगों की मदद की है। आइए अब चर्चा करते हैं निहाल से। निहाल, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी आपके एनजीओ ने, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी निभाई थी, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। जी मैम, हमारे एनजीओ द्वारा पहले तो वैक्सीनेशन कैंपेन्स के लिए हम लोग ने वीडियोस बनाई, जिसमें एक्सपीरियंसेस शेयर किए अटेंडर्स द्वारा कि उन लोग को वैक्सीनेशन के बाद एंड वैक्सीनेशन से पहले क्या डिफरेंसेस रहे हैं। प्लस जितने भी कैंप्स लगे हैं, गवर्नमेंट कैंप्स लगे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशंस करवाया है। प्लस उसमें अराउंड 500 प्लस पीपल को रजिस्टर करवा के उन लोग को 1-to-1 वैक्सीनेशंस करवाए हैं। प्लस अवेयरनेस कैंपेन्स एंड वीडियोस, जिससे लोगों को पता चले कि वैक्सीनेशन क्या इफ़ेक्ट करता है। दो वी नो कि थर्ड वेव के चांसेस हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर कि पीपल गेट वैक्सीनेटेड बिफोर दैट। बिल्कुल, यहाँ पे निहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि थर्ड वेव की हम बातें कर रहे हैं कि आएगा, लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि थर्ड वेव ना आए और जो केसेस हैं वो हम लोग कम देखते जाएं आए दिन। तो लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके एनजीओ से, तो क्या अगर ये सिचुएशन नहीं आती है तब भी आपका एनजीओ दूसरे क्षेत्र में भी काम करेगा? जी बिल्कुल मैम, हम लोग का एनजीओ अभी कोविड के लिए फोकस्ड है, बिकॉज यहाँ पे अभी फैसिलिटीज़ प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे। बट इन फ्यूचर अगर कोविड नहीं रहता है, देन आवर टीम विल बी वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ को रेगुलराइज करना। देन वी आर प्लानिंग फॉर एन ऑनलाइन फार्मेसी, जिसमें कम रेट्स में, बेस्ट प्लेस पे, बेस्ट रेट्स में अटेंडर्स को मेडिसिन मिल सके। प्लस जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना, वो हम लोग का हमेशा से फोकस रहेगा। इट वोंट बी जस्ट कन्फाइंड टू ब्लैक फंगस और कोविड, बिल्कुल इट विल बी ऑलवेज देयर। निहाल, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हम बात करते थे, ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं, हाल ही में जो थैलेसीमिया के केसेस थे वो बढ़ते तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ उन लोगों को क्राइसिस ज़रूर हुई है। जब उनको ब्लड की ज़रूरत होती थी तो इस लॉकडाउन के चलते, महामारी के चलते उनको ये सब की अवेलेबिलिटी बहुत कम रही, तो उसमें भी आपके एनजीओ ने बढ़ चढ़ के बहुत मदद करी, तो वो कैसे आपने किया वो भी बताइए।
जी मैम, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग ने ब्लड डोनेशन के लिए भी वीडियोस, अपीलिंग वीडियोस बनाए, प्लस कैंपेन बनाने के लिए हम लोग ने ऑनलाइन ब्लड बैंक, डिजिटल ब्लड बैंक भी बनाई, जिसमें हमारे डोनर्स रजिस्टर करते हैं एंड ऑन रिक्वायरमेंट, जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है, वी ट्राई टू सर्च द डोनर, उसमें से जो हमारी ऑनलाइन डिजिटल ब्लड बैंक है उसमें से डोनर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर बाई चांस उसमें से डोनर्स नहीं मिलते हैं, देन लाइव डोनर्स की रिक्वायरमेंट जो रहती है एंड केस को हम लोग 2 आवर्स 3 आवर्स के विद इन फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है एंड जो भी नेसेसिटी है वो फुलफ़िल हो जाए। बिल्कुल। निहाल, मेरा एक अलग से एक प्रश्न रहेगा, मैं अगर इस एनजीओ के बारे में बात ना करूं, ये मेरा एक व्यक्तिगत आपसे प्रश्न रहता है कि अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही में हमने सेकेंड वेव को जो देखा था, आपने तो बहुत करीब से देखा क्योंकि आपने लोगों की मदद करी, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क का पहनना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। लोगों ने अपने आप को सामाजिक गतिविधियों में सबसे ज़्यादा जाना शुरू कर दिया है। जो भी प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए थे, सैनिटाइजेशन है, इन सबको हम बहुत पीछे रखते चले जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से और भी ज़्यादा आगे परेशानी हो सकती है? क्योंकि आपने तो रूबरू एक बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इस पे काम किया, लोगों को परेशान होते हुए देखा, तो इसके लिए आप क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैम, जो भी अभी लोग हैं, आम जनता है, जो अब प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं एंड सैनिटाइजेशन एंड मास्क वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती है। हम सभी जानते हैं किसी ना किसी ने अपने घर परिवार में किसी ना किसी को खोया है सेकेंड वेव में, जान पहचान वाले में। वो चीज़ ना आए वापस, उसके लिए हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम सारे प्रिकॉशंस लें। एंड इसमें मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ कि हो सकता है घर परिवार में इतना ना देखा हो, बट जो हम लोग ने देखा है, हम लोग के थ्रू लोगों को बताना ये चाहते हैं कि पहले लोग 1 महीने कोविड में परेशान रहे, फिर उसके बाद ब्लैक फंगस से परेशान रहे। ब्लैक फंगस से लोगों की आँख चली गई, अपर जॉ चला गया, कई लोगों की ब्रेन में चला गया, तो उन लोग को ये बोल दिया गया है कि हम आपको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, या इतनी सारी परेशानी के बावजूद भी पेशेंट्स रिकवर नहीं हो पाते हैं। एंड इसमें करीब करीब में जो पेशेंट है, उनकी फैमिली है, फाइनेंशियली, मेंटली, सभी जगह से ब्रेकआउट होती है। तो वो चीज़ वापस ना हो, इसलिए मैं सभी से अपील करूँगा कि जितने से जितना प्रिकॉशंस आप ले सकें एंड सोशल गैदरिंग्स में अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड करें एंड प्रिकॉशंस लेके अपने और अपने परिवार को सेफ रखें। निहाल जी, आपने जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और इसी के साथ में दर्शकों में आपसे भी अपील करना चाहती हूं कि हमें अपनी सुरक्षा तो करनी है, साथ में हमें अपने समाज की भी सुरक्षा करनी है। इसलिए जो भी मापदंड हमने बताए गए हैं और पूरी तरीके से सरकार आपको बता रही है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सैनिटाइजेशन, इन सबको करके हम अपने देश को, अपने समाज को हम सुरक्षित कर सकते हैं। आज हमने आपको मिलवाया था फरिश्तों से। हम फिर मिलेंगे नए फरिश्तों के साथ में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।